एवं इसकी विभिन्न संस्कृतियों के बारे में परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम ताम्रपाषाण कालिक या कैलियोलिथिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम इस संस्कृति के विभिन्न भाग जैसे आहड़ संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालव संस्कृति, सावलादा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति आदि के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति किस तरीके से पाषाण कालिक संस्कृति से अलग है एवं किस तरीके से यह एक संयोजक के रूप में भूमिका निभाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति को जोड़ने के क्रम में एवं महापाषाण कालिक संस्कृति को जोड़ने के क्रम में आइए इसके विभिन्न पक्षों को शुरुआत से समझें। ताम्रपाषाण काल, जिसे कैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल के लिए हम ताम्रपाषाणिक काल का शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजार में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास नदी घाटी इस सूखे क्षेत्रों में स्थित दो महत्वपूर्ण स्थल ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति के बड़े प्रतिनिधि है आहड़ और गिलुंड स्थानों की खुदाई की गई। इसके अलावा मालवा और एरण जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमें विभिन्न प्रकार के ताम्रपाषाण कालिक स्थलों की उन्नत अवस्था दिखाई देती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजस्थान एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्र में ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति मुख्य रूप से उद्भव हुई और इसका बड़ा कारण ये था कि राजस्थान में एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र में या अरावली क्षेत्र में तांबा अधिक मात्रा में था और तांबे का प्रयोग यहाँ के लोगों ने करना सीख लिया था। ताम्रपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल का शुरू हुआ। ताम्रपाषाण काल में धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ। इस काल में पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग भी किया जाने लगा। नवपाषाण काल की समाप्ति के पश्चात ताम्रपाषाण काल आरंभ हुआ। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस काल में तांबे से बने हुए औजार अस्तित्व में आए। ताम्रपाषाण काल में धातुओं का उपयोग आरंभ हुआ और सबसे पहले उपयोग में आने वाले धातु था तांबा। इस कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। इस काल में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अस्तित्व आई जिनमें तांबे का उपयोग करने के कारण ये संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक अर्थात तांबे और पाषाण अर्थात पत्थरों का उपयोग करने वाली संस्कृति कहा गया और इसके लिए शब्द गढ़ा गया ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। ताम्रपाषाण काल में कृषि में काफ़ी बदलाव आए। इस काल में गेहूं, धान, दाल इत्यादि की खेती की जाती थी। महाराष्ट्र के नवदा टोली नामक महत्वपूर्ण खुदाई स्थल से विभिन्न फसलों के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ ताम्रपाषाण काल से संबंधित सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल प्राप्त हुआ है जिसकी खुदाई पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई। ताम्रपाषाण काल में कला व शिल्प का बहुत अधिक विकास हुआ। इस काल में हाथी दांत से बनी कलाकृतियाँ बनी, टेराकोटा की कलाकृतियाँ बनी अर्थात मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ बनी व अन्य शिल्प की कलाकृतियों का भी निर्माण हुआ। ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी अर्थात स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता था। बैल का विशेष प्रयोग किया जाता था क्योंकि बैल के माध्यम से खेती की जाती थी और इस कारण बैल को प्रकृति का एक महत्वपूर्ण वरदान के रूप में स्वीकार किया गया। चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में दिखाई देता है जो उनकी रेखा चित्रकला के प्रति ज्ञान को भी बताता है। इस काल में जिन संस्कृतियों का उदय हुआ व जिन ताम्र संस्कृतियों के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा गया। कुछ ताम्रपाषाणिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। मालवा संस्कृति।
मालवा संस्कृति का अनुमानित समय काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व अर्थात 500 बरस का है। इस संस्कृति में मालवा मृदभांड का प्रचलित हुआ। यह मृदभांड ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सर्वोत्तम थे। वस्तुतः मालवा का क्षेत्र तांबे के निकटवर्ती क्षेत्र था। इस कारण इस क्षेत्र में हमें बहुत अधिक ताम्रपाषाण उपकरणों की संख्या दिखाई देती है। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का समय काल 1400 से 700 ईसा पूर्व अर्थात लगभग 700 साल रहा। यह संस्कृति ग्रामीण थी। इसकी देमाबेद व इनामाबाद की बस्तियों में सीमित नगरीकरण या कुछ मात्रा में नगरीकरण के अवशेष दिखाई देते हैं, क्योंकि नगरों में मकानों की एक जैसी बसावट दिखाई देती है। सड़कों को पक्की करने के प्रमाण दिखाई देते हैं, साथ ही हमें दुकानें भी दिखाई देती है। इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था देमाबाद। इनाम गांव की बस्ती किलाबंद थी। यहाँ खाई से घिरी हुई है। खुदाई के दौरान इस संस्कृति में 5 कमरों वाले घर के भी अवशेष मिले हैं। इस तरीके से जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का एक उज्जवल और महत्वपूर्ण पक्ष बताती है और विकसित अवस्था को दिखाती है, जो बताती है कि महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालिक मानव एवं उसकी बुद्धि होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव में उन्नत किस्म के स्तर को प्राप्त कर चुकी थी। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थल आता है राजस्थान की आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति 2100 बीसी से शुरू हुई और लगभग 1800 बीसी तक चली। इसे तामावती नगरी भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर तामा बहुत अधिक होता था। आहड़ संस्कृति में लोग पत्थर से निर्मित घरों में निवास करते थे। गिलुंड इसके निकटवर्ती क्षेत्र था। आहड़ से कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें अर्थात तांबे के धातु की पतली परतेदार लंबी चादरें प्राप्त हुई है। ये सभी वस्तुएं तांबे की बनी हुई थी। अतः हम कह सकते हैं कि आहड़ संस्कृति ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण और ऐसा स्थल था जहां से संभवतः दूसरे स्थलों पर भी तांबे को निर्यात किया जाता था। कायथा संस्कृति का समय काल 2100 से 1800 के समय है। कायथा संस्कृति में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से गोलियों के हार प्राप्त हुए हैं। मालवा से चरखे तकलिया, महाराष्ट्र से सूत और रेशम के धागे, कायथ से मनके के हार प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग कताई, बुनाई और आभूषण कला के बारे में न केवल जानते थे बल्कि उसका प्रयोग भी करते थे और इन महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ वस्तुओं का एक दूसरे क्षेत्रों से आयात भी और निर्यात भी नजर आता है। उपरोक्त संस्कृतियों के अलावा रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में आई। प्रभास संस्कृति 1800 से 1200 के बीच में और सावलंद संस्कृति 2100 से 1800 के बीच में अस्तित्व में आई। इसी काल में हमें एक महत्वपूर्ण संस्कृति के रूप में नजर आती है महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसकी शानदार कब्रें ही उसकी पहचान है। ये कब्रें मूल बस्ती के निवास स्थल से दूर बनाई जाती थी और इन कब्रों में मृतकों को दफनाया जाता था। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इसमें कुछ कब्रें भूमि के नीचे, कुछ भूमि के ऊपर, कुछ कब्रें का काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृतकों के शवों को जंगली जानवरों के भोजन के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद बची हुई अस्थियों को समाधिकरण किया जाता था। भारत में ब्रह्मगिरी आदि, चनानूर, मस्की, पुदुक्कोट, चिक्कलपुट आदि से महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ भारत में बहुत विशिष्ट महत्व रखती है और ये संस्कृतियों के प्रतिनिधि अपनी शानदार कब्रों के माध्यम से जाने जाते थे और इनकी कब्रें ही इनकी पहचान रही। जहाँ पर इस कालखंड के मानव के बारे में हमारी यह जानकारी भी मिलती है कि वे इस विषय में विश्वास रखते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसी कारण इनकी कब्रों में विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न सामग्री से लेकर इनके जीवन में रहे महत्वपूर्ण जंगली जानवरों को भी इनके साथ दफनाया जाने की परंपरा दिखाई देती है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विभिन्न पहलू
चाक निर्मित लाल काले रंग के मृदभांड पाए गए। कुछ बर्तन जैसे साधारण तश्तरियाँ, साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सत और रेशम के धागे, कायथा से मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई बुनाई व सुनार या आभूषण के व्यवसाय से परिचित थे। ताम्रपाषाण काल में शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश अर्थात सर पूरब की ओर, पैर पश्चिम की ओर होते थे। महाराष्ट्र से प्राप्त शवों में सर उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण शवदान एवं पूर्वी भारत में आंशिक शवदान की परंपरा दिखाई देती है। इस तरीके से शवदान की परंपरा उनके द्वारा शवों को आदर देने एवं मृत्यु के बाद जीवन की संभावना के बारे में उनके दृष्टिकोण के बारे में हमें परिचित कराती है। ताम्रपाषाण कालीन लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान में और मालवा में प्राप्त मिट्टी के निर्मित वृषभ या बैल की मूर्ति, इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पाई है, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, कुछ हड़प्पा कालीन है। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान में कालीबंगा एवं हरियाणा में बनावली स्पष्टतः ताम्रपाषाण कालिक अवस्था में है। 1200 ईसा पूर्व से लगभग ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का लोप हो जाता है। केवल महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति ही ऐसी है जो 1700 ईसा पूर्व तक लंबे समय तक चलती रहती है। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड या मिट्टी के बर्तनों की जानकारी या सूचना हमें अवशेष ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में मिलते हैं। इस काल में सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति दक्षिण प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना भी की जाती है जो नजर आती है। अतः ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विभिन्न पक्ष ये बताते हैं कि होमो सेपियंस अब बहुत अधिक समझदार हो चुका था और वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपनी बुद्धि के माध्यम से तकनीकी दृष्टि से उन्नत और अधिक व्यवहारिक बनाने लग गया था, जो मानव जीवन को आसान और सरलता की तरफ लेके जा रही थी। इस तरीके से हमने देखा कि आहड़ संस्कृति 1700 से 1500 के बीच में रहती है, कायत संस्कृति 2000 से 1800 के बीच में, मालवा संस्कृति 1500 से 1200 के बीच में, सालवदा संस्कृति 2300 से 2200 के बीच में, जोरवे संस्कृति 1400 से 700 के बीच में जो सबसे लंबे अंतराल तक चलती है, प्रवास संस्कृति 1800 से 1200 के बीच में और रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 के बीच में चलती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत प्रागैतिहासिक संस्कृति के महत्वपूर्ण व अंतिम चरण नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल एवं उसकी विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न पक्षों को समझा। साथ ही हमने यह भी अध्ययन किया कि किस प्रकार नवपाषाण कालीन संस्कृति महत्वपूर्ण पद चिन्ह छोड़ती है जो मानव को बहुत अधिक विकसित एवं प्रागैतिहास से इतिहास की ओर महत्वपूर्ण बनाती है, जहां लिपि का भी विकास होता है, लेखन कला का भी विकास होता है, शासन व्यवस्था का भी विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है और धार्मिक परंपराओं का भी विकास होता है। थैंक यू।